परागनलिका का बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश होता है। परागनलिका का बीजांड में 3 तरीके से प्रवेश होता है और 3 तरीके से प्रवेश जो है वो मैंने आपको बता दिए। एक तो बीजांड द्वारी प्रवेश, एक निभागी प्रवेश और एक अद्यावणी प्रवेश। 3 प्रवेश होते हैं परागनलिका बीजांड में। अब देखो, अब आपको बात समझनी है अच्छे से। अब बात समझनी है आपको कि परागनलिका बीजांड में जब प्रवेश कर जाएगी तो बीजांड के अंदर स्ट्रक्चर होती है भ्रूणकोश। क्या होती है? तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई। ठीक, क्लियर? ये हो गया भ्रूणकोश। क्या हो गया? एम्ब्रियोसेक। भ्रूणकोश को आप इंग्लिश में एम्ब्रियोसेक भी कह सकते हो। ठीक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं? एम्ब्रियोसेक के अंदर कितनी सेल्स होती हैं? 3 ऊपर होती हैं, 3 नीचे होती है और 1 बीच में होती है। सेल होती हैं 7। कितनी सेल होती हैं? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से याद रखनी है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अभी एक प्रश्न और है कि पॉलीगोनम क्या होता है? पॉलीगोनम, पॉलीगोनम क्या होता है? तो पॉलीगोनम आप वही बताओगे कि सर इस प्रकार का भ्रूणकोश का परिवर्धन जिसके अंदर 7 कोशिका आ जाएं और 8 केंद्रक आ जाएं, उसको हम पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगोनम प्रकार का परिवर्धन। अब आप इसको यहां देखोगे, इसके अंदर 3 सेल ऊपर होती हैं, 2 बीच में होती हैं, 2 केंद्रक बीच में होते हैं, सेल एक ही होती है। सेल तो एक ही है, ये केंद्रक 2 रहते हैं और 3 सेल नीचे होती है। ठीक है, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक, ऊपर वाली जो 3 सेल होती है उनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। नीचे वाली जो 3 सेल होती है इसको हम अंड समुच्चय, अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय। ठीक है, अंड उपकरण भी कह सकते हो आप, समुच्चय भी कह सकते हो। ठीक है, अंड समुच्चय या अंड उपकरण। इनमें ये 3 सेल कुछ इस प्रकार से होती हैं। इनमें बीच वाली जो सेल होती है उसको एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका। क्या कहेंगे हम? यही बात है, यहां पे समझ रहे हैं। इसको हम कहेंगे अंड कोशिका। क्या कहते हैं? और ये जो सेल है इनको हम सहायक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लियर? ये सहायक कोशिका हो गई
और ये अंड कोशिका हो गई। कौन सी कोशिका हो गई? अंड कोशिका हो गई। ठीक है, बीच वाली ये जो सेल है इसको हम ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक कह सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अब पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब आ रही है। ये पोलन ट्यूब जो है वो इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो ये पहले ओवरऑल पूरे ही बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है। किसके अंदर प्रवेश कर रही है? बीजांड के अंदर प्रवेश करने के इसके 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से थे? एक तो बीजांड द्वारी, निभागी और अद्यावणी प्रवेश। कौन से प्रवेश हैं? ओके ओके। अच्छा, नरयुग्मकोद्भिद का जो विकास है ये हमने पिछली क्लास में, पहले की जो क्लास हुई थी उनमें हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया था, नरयुग्मकोद्भिद का विकास। अगर नरयुग्मकोद्भिद के विकास की अगर हम बात करें तो ये वही होता है कि जो परागकण है और उससे परागनलिका बन जाए और इस परागनलिका के अंदर 2 नरयुग्मक आ जाए। ये बात आपको समझ लेनी है। 2 क्या आ जाए? नरयुग्मक आ जाए। तो 2 नरयुग्मक यहां पे भी रहेंगे भाई। ठीक है, 2 नरयुग्मक यहां पे भी रहेंगे। ठीक है, अब ये इसके अंदर चली जाती है। अंदर जाके ये किस में प्रवेश करेगी? बीजांड में प्रवेश करने के बाद ये प्रवेश करेगी भ्रूणकोश में। इसमें प्रवेश करेगी ये, इस भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। और इस भ्रूणकोश में इसके प्रवेश करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात कर ली थी। एक तो एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से, या फिर सहायक कोशिका को तोड़कर। 2, ये पहली कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो है वो सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से, सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति के बीच से। 3 तरीके हो गए इसके। तो अगर पहली कंडीशन देखें तो कौन सी? एक सहायक कोशिका तथा एक अंड कोशिका के बीच से। दूसरी कंडीशन देखें तो सहायक कोशिका तथा भ्रूणकोश की भित्ति से। और तीसरी एक सहायक कोशिका को तोड़कर। क्लियर? अब आप अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर दो एकदम। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस बात में। कौन सी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए? ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या परागनलिका जो होती है वो अंड कोशिका को भी तोड़ती है? कभी नहीं तोड़ती। कभी आप लिख के आ जाओ तो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसा लिख कर आते हो आप तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। परागनलिका अंड कोशिका को नहीं तोड़ती। वो क्यों नहीं तोड़ती? भाई उसको आगे जाके कुछ बनाना भी है, अपने नरयुग्मक छोड़ने भी हैं। तो अंड कोशिका के साथ जब तक नरयुग्मक नहीं जुड़ेगा जब तक तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार से इसका प्रवेश होता है। अब ज्यादातर केस में एक कंडीशन और आती है, जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो इसके प्रवेश करने के ठीक पहले एक सहायक कोशिका कभी कभी टूट जाती है। क्या होती है? अपने आप ही टूट जाती है एक सहायक कोशिका, और टूटकर यहाँ पे छोटे छोटे तंतु बन जाते हैं ऐसे। भाई कोई चीज टूट रही है, फट रही है, तो उसकी जो मटेरियल है वो तो निकलेगा ही। तो ये छोटे छोटे तंतु बन जाते हैं। ये तंतु इसको और आकर्षित करते हैं अंदर की ओर जाने के लिए, परागनलिका को और आकर्षित करते हैं। और कॉमनली केस में अगर आपसे पूछा जाए, सामान्य तौर पे यदि आपसे पूछा जाए तो परागनलिका जो होती है एक अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के बीच से ही गुजरती है ज्यादातर केस के अंदर। समझ में आ गई? भ्रूणकोश में। हाँ, मतलब ज्यादातर केस में।
हाँ हाँ, अच्छा कम केस कौन से हैं? हाँ, ये सेकंड और थर्ड कम केस है, ठीक है, क्लियर। ज्यादातर अधिकांश अधिकांश आवर्तबीजीपातों में यही होता है कि जो परागनलिका जो होती है वो किधर से निकले, एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से। लेकिन ये कंडीशन भी बनती है, ये आपको लिखनी पड़ेगी कि सहायक कोशिका टूट जाती है कभी कभी, और टूट कर उसका जो मटेरियल होता है ना, एक सहायक कोशिका टूट जाती है, दो होती है, एक टूट जाती है, जो मटेरियल होता है उसका, उसको हम बोलते हैं तंतुमय उपकरण। फिलामेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे तंतु बन जाते हैं, ये इसको और आकर्षित करते हैं अंदर जाने के लिए, ठीक है। अगर हम स्लाइड देखें अगली, तो प्रागनलिका का भ्रूणकोश में जो प्रवेश होता है वो पहले से ही एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। ज्यादातर केस में क्या होता है, एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपहासित कोशिका का जो फिलामेंट्स निकलेंगे, तंतुमय निकलेंगे, ये प्रागनलिका को भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है, प्रवेश करने से पहले ही सहायक कोशिका टूट जाती है, और टूटने के कारण तंतुमय निकल जाते हैं, ठीक है। तंतुमय समुच्चय निकल जाता है जो परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। अगर इतना हो गया है और परागनलिका अंदर चली गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये अंड कोशिका इधर बना दी मैंने दिखाने के लिए, ठीक है। ये दो सहायक कोशिका, ये द्वितीयक केंद्रक, और ये प्रतिमुखी कोशिका। जैसे ये प्रक्रिया होती है और प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है, जैसे ही प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर गई तो अपने शीर्ष से वो फट जाती है, शीर्ष से फट जाती है, और शीर्ष के फटने में भी ये जो तंतुमय समुच्चय होता है ये सहायक होता है, उसको तोड़ने में भी सहायक होता है, तो ये फट जाती है। जैसे ही ये फट जाती है तो इसके नरयुग्मक बाहर आ जाते हैं, ये दो नरयुग्मक बाहर आ गए, ठीक है, ये दो नरयुग्मक बाहर आ गए। शीघ्र ही ये ऊपर की जो तीन कोशिकाएं होती हैं इनका कोई काम नहीं होता, ये नष्ट हो जाती हैं बाद में, सहायक कोशिकाएं भी नष्ट हो जाएंगी, सहायक कोशिका नष्ट हो जाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, पोलन ट्यूब यहां से फटकर ये भी रेप्चर हो, मतलब हाँ ये बचते हैं, बस बचता क्या क्या है, क्या क्या शेष बचता है, एक तो ये द्वितीयक केंद्रक और एक अंड कोशिका, बस यही बचता है। और क्या निकल के आ गया, दो नरयुग्मक निकल कर आ गए। अब आपको कॉन्सेंट्रेट यही करना है, पहले वाला जो टॉपिक है उसको आगे, उसको हम चलते हुए उसके आगे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। पीछे का जो है टॉपिक उसको एक बार घर जाके आप रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया था आपको, ये पीछे के टॉपिक्स आगे के टॉपिक सब लिंक कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसा नहीं कोई टॉपिक आप बीच में से याद कर सकते हो, याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा। तो रेगुलर क्लास लेनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। यहाँ तक बात आ गई अपनी, ठीक है। तो ये दोनों नरयुग्मक बाहर आ गए, क्या हो गए, बाहर आ गए। अब बड़ी सहजता से, सरलता से एक नरयुग्मक जो होता है इस अंड कोशिका से जुड़ जाता है। एक नरयुग्मक किससे जुड़ गया भाई, किससे जुड़ गया, और दूसरा नरयुग्मक अमीबीय गति करता हुआ, कौन सी गति, ऐसे लुढ़कते टाइप से। अमीबा जो होता है उसके कोई ऑर्गन्स नहीं होते, ऐसे कोई नहीं, उसके कोई हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो अपने स्किन के सरफेस से कूटपाद निकाल कर किधर से भी वो लुढ़कता हुआ गति कर सकता है। तो ये लुढ़कती हुई इसके पास चली जाती है और दूसरा नरयुग्मक इससे जुड़ जाता है। अब आपको बात यहाँ पर ये बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि परागनलिका जैसे ही फटती है और भ्रूणकोश के अंदर जाकर जैसे ही फटती है, दो नरयुग्मक बाहर निकलते हैं, एक नरयुग्मक जो होता है वो जुड़ जाता है अंड कोशिका से, और दूसरा नरयुग्मक जुड़ जाता है, बाकी सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बस यही रहता है भ्रूणकोश के अंदर। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो, भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद परागनलिका जो होती है वो शीर्ष से फट जाती है भाई, कहां से फट जाती है, शीर्ष से
फट जाती है। परागनलिका में उपस्थित दोनों नरयुग्मक साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। इनमें एक सहजता से किसके साथ जुड़ जाता है? अंड कोशिका से, तथा दूसरा अमीबीय गति करता हुआ द्वितीय केंद्र के पास पहुंचता है और उससे जुड़ जाता है। बात क्लियर? बात क्लियर? पहली वाली बात भी क्लियर, ये वाली बात भी क्लियर, ये वाली बात भी क्लियर और ये वाली बात भी क्लियर। ठीक है, दो नरयुग्मक है, एक नरयुग्मक किससे जुड़ जाएगा? अंड कोशिका से, दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अब जो आगे का जो टॉपिक है बिल्कुल इसको लिंक करके चलेगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो आगे का समझ में आएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने ये बोला था, नीचे वाले को ध्यान में कर लो, ऊपर वाले की तो बात ही नहीं आ रही है अभी। ठीक है, अंड समुच्चय है ये, क्या है ये अंड उपकरण। इनमें या तो बीच से निकलेगी एक अंड कोशिका या एक सहायक कोशिका, हाँ, और या फिर इसको तोड़कर। ठीक है, तो ये केस कभी कभी होता है। देखो ज्यादातर में ये जब प्रवेश करती है, परागनलिका प्रवेश करती है भ्रूणकोश में, तो भी इसको तोड़ती है, सहायक कोशिका को तो भी तोड़ देगी। ठीक है, अंड कोशिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, वो इसको तोड़ देती है। ठीक है, और या फिर नहीं भी टूटे, जब परागनलिका यहां तक पहुंच गई, मान लो यहां तक, तो उसके आने से, उसकी क्रिया से ये टूट जाती है। टूट कर इसमें छोटे छोटे तंतु बन जाते हैं। ये तंतु जो होते हैं इसको आगे आने के लिए और प्रेरित करते हैं। बस इतनी बात याद रखना। जैसे ही अंदर पहुंच जाती है तो शीर्ष से फट जाती है, दोनों नरयुग्मक बाहर निकल जाते हैं और कहाँ जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। ये कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं ना, बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, और शीघ्र ही एक तो जुड़ जाता है अंड कोशिका से, तथा दूसरा अमीबीय गति करता हुआ द्वितीय केंद्र के पास जाता है और उससे जुड़ जाता है। इतनी बात क्लियर है अपने, ये टॉपिक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी आपको और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक, हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्विनिषेचन और त्रिपसल्य, द्विनिषेचन और त्रिपसल्य। ठीक है, टॉपिक तो डाल लो और इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, द्विनिषेचन और, नहीं रफ कॉपी में लिखा करो, द्विनिषेचन और त्रिपसल्यन। इसका बोर्ड एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है इसका। ठीक है, और अल्टरनेट में भी पूछे जाते हैं और कभी रिपीट में भी हो जाता है ये। ठीक है, और सिर्फ समझने की बात है, रटने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी रटने वाली विद्या नहीं लगानी है आपको, सिर्फ समझना है आपको। ठीक, चलो यहां आ जाते, टॉपिक तो डाल दो आप। देखो हम हमारी बात पिछले टॉपिक से दोहराते हैं वापस से, हमारी बात पिछले टॉपिक से वापस से दोहराते हैं। अगर प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर गई, प्रागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर गई तो वो रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी वो। ठीक है, फटने से दोनों उसके जो मेल गैमिट हैं वो बाहर आ जाएंगे, दोनों नरयुग्मक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं तो देखो यहां पर एक डायग्राम दे रखा है, ये तो आप जानते हो, ये एक अंडप की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें से बीजांड में से निकाल के बता रहा है। ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म सेल्स। अभी आप बोलोगे सर स्पर्म सेल्स की तो कोई बात नहीं आई, तो ये स्पर्म सेल्स वही है आपके मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट यानी नरयुग्मक। तो रिलीज ऑफ स्पर्म सेल, ये जो स्पर्म सेल्स जो होती हैं वो रिलीज हो गई रिलीज,
डायग्राम में देख रहे हो आप अच्छे से। एक जो स्पर्म सेल है वो जुड़ गई किसके साथ जाके, एग सेल से, अंड कोशिका से। ठीक, और एक ये जो दिखा रखी है ना, ये इसको एक ही करके ये दोनों, सॉरी, ये जो दोनों दिखा रखी है ना, ये एक में ही है, एक में ही है। हाँ, एक ही है ये, ठीक है। और दूसरा जो है वो नर युग्मक किसके साथ जाके जुड़ जाता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ। क्लियर, दो चीजें यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे देखो और यहां पे देखो। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। द्विगुणित है, त्रिगुणित है, अगुणित है, कैसे हैं वो? भ्रूणकोश में उपस्थित सभी कोशिकाओं की गुणिता क्या होती है? अगर देखा जाए तो जो द्वितीयक केंद्रक है उसकी जो गुणिता वो द्विगुणित है, क्योंकि इसमें दो मिले हुए होते हैं। बाकी सारी सेल जो होती हैं अगुणित होती हैं, बाकी सारी सेल अगुणित होती हैं। तो ये जो अपनी एक सेल है, देखो ये कलर देख लेना आप, ये बैंगनी कलर है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ब्राउन टाइप से है, डार्क है ना। तो ये जो है ये अंड कोशिका, और ये जो आया है ये क्या है, नर युग्मक है। ये इसके साथ मिल गया तो यहाँ पे अगला लिख रखा है 2n। क्या लिख रखा है, 2n। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है, पहले अगुणित था, अगुणित था, फिर एक और अगुणित आ गया और 2n स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई? अच्छा, इनके जुड़ने से क्या बना, सीधा सा लिख रखा है, क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट को आप हिंदी में क्या बोलते हो, युग्मनज। क्या बोलते हो, वैसे इंग्लिश के वर्ड भी याद रखा करो आप, जाइगोट। अब ये जो है दोनों के साथ एक और जो नर युग्मक है उनके साथ जुड़ गया, तो दो पहले से थे, इस दो को भी हम खोल कर लिखते हैं, ठीक है, इस दो को भी हम n प्लस n प्लस n 3n। क्या, यहाँ पे 3n लिख रखा है, लिख रखा है ना, और यहाँ पे लिख रखा है, क्या बन गया, एंडोस्पर्म। क्या बन गया, एंडोस्पर्म को आप हिंदी में बोलते हो भ्रूणपोष। याद रखना, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। इस डायग्राम के अंदर जो बातें दे रखी हैं वो क्लियर हुई या नहीं हुई, हो गई अच्छे से? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अभी आपको इस टॉपिक पे नहीं लेके आया मैं, अभी मैं आपको इसकी कॉमन सी बातें बता रहा हूं, ठीक है, चलो। एक नर युग्मक एक अंड कोशिका ठीक, एक कंडीशन तो ये बन रही है, एक कंडीशन ये बन रही है कि एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक, ये ऑलरेडी कैसा होता है, 2n, ये n, ये भी n, ये n, ये n और ये 2n। इनके जुड़ने से, इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनी उसको कहेंगे हम युग्मनज। क्या कहेंगे,
और इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम कहेंगे एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। ठीक है, बात समझ में। इनका आपस में मिलना, नर युग्मक तथा अंड कोशिका का आपस में मिलना कहलाता है युग्मक संलयन। क्या कहलाता है? युग्मक संलयन। ठीक है, क्लियर? युग्मक संलयन। ठीक है, इसे प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन। तो ये तो हो गया युग्मक संलयन। ठीक है, युग्मक संलयन से क्या बना? युग्मनज। युग्मनज आके जाके क्या बनाया? भ्रूण। क्या बनाया? भ्रूण। क्या बना? नर युग्मक और ये द्वितीयक केंद्रक, इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनी उसको हम क्या कहेंगे? और ये कैसी बनी? और ये कैसी बनी? ठीक है, अच्छा डायरेक्ट ये नहीं बनता है, इनके मिलने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक। प्राथमिक। और उससे बनता है भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। क्या बनता है? ये 3N है, ये 2N है। दोनों किसके अंदर है? भ्रूणपोष और भ्रूण किसके अंदर है? भ्रूणकोश के अंदर। समझ में आई बात? किसके अंदर है? काम क्या है? ये तो भ्रूण बना लेगा और ये क्या करेगा? ये विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देगा। इसका नाम पोष से है तो आप याद रख लेना, क्या करेगा? ये पोषण प्रदान करेगा, भ्रूण को पोषण देगा। जब तक वो पूरा परिपक्व नहीं हो जाता तब तक उसको पोषण प्रदान करेगा। यहां पर एक पहले, दो पहले से थे और दो पहले से थे, वो भी जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे ना, और फिर एक और जुड़ गया तो 3 हो गए, तो इसको हम त्रिक संलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिक संलयन। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिक संलयन। ठीक, तो एक अपनी जो कंडीशन बनी वो बनी युग्मक संलयन की, और ये एक जो कंडीशन बनी अपनी वो कौन सी बनी? त्रिक संलयन की। एक युग्मक संलयन की और एक युग्मक संलयन। यहां पर भी जुड़ना हो रहा है, उस युग्मक संलयन यहां पे भी जुड़ना हो रहा है, त्रिक संलयन और यहां पे भी जुड़ना हो रहा है, तो निषेचन कितनी बार हुआ? 2 बार। तो युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों क्या कहलाएंगे? समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, 2 बार निषेचन कैसे हुआ? तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। ये टॉपिक थोड़ा गलता है। द्विनिषेचन व त्रिक संलयन। द्विनिषेचन व, तो आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन व त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है। आवर्त बीजी पादपों का मुख्य गुण होता है, सिर्फ आवर्त बीजी पादपों में होता है ऐसा। द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो द्विनिषेचन किसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 बार निषेचन हो रहा है। त्रिक संलयन किसे कहेंगे? द्वितीयक केंद्रक से एक नर युग्मक और जुड़ता है, इसलिए वहां पर 2 पहले से थे, एक और जुड़ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिक संलयन। अब बात को देखो, भ्रूणकोश में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से संलयन सत्य निषेचन, प्रथम निषेचन या युग्मक संलयन। 3 बातें, 3 तरीके से पूछ सकता है आपको। प्रथम निषेचन, सत्य निषेचन
और युग्मक संलयन। तो भ्रूणकोश में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से जुड़ना, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से जुड़ना क्या कहलाएगा? युग्मक संलयन। क्या कहलाएगा? समझ में आई बात? क्या कहलाएगा? तथा युग्मक संलयन के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। और द्विगुणित युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण। भ्रूण ही तो बनेगा, फिर ऐसे सोच क्या रहे हो? ठीक, ये डायग्राम में आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो ये जाइगोट है 2n वाला, ठीक है, एंडोस्पर्म 3n वाला, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है जो बोर्ड क्लास में, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है? हाँ, नोट कर लो इस प्रश्न को आप। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है, क्या होती है? भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कितनी होती है? त्रिगुणिता। आंसर क्या रहेगा इसका? त्रिगुणिता या 3n, ठीक है, या तो 3n या त्रिगुणिता। तो ये पूछा जाता है ये प्रश्न अक्सर। ये वाली बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? ठीक है, आगे चले। ये वाली बात मैंने वैसे समझाई आपको, ठीक है, कि नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है तो युग्मनज बनता है, और युग्मनज से भ्रूण बनता है। एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका, दोनों अगुणित है, बनने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी? 2n। तो द्विगुणित युग्मनज बनेगा। कैसा बनेगा? और उससे क्या बन जाएगा? भ्रूण। क्या बन जाएगा? एक नर युग्मक और एक द्वितीयक केंद्रक। तो तीन, दो इसमें पहले से होते हैं, एक और मिल गया, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? त्रिक संलयन। और इनसे क्या बनेगा? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और उससे क्या बनेगा? भ्रूणपोष। त्रिक संलयन और युग्मक संलयन की घटना जब होती है तो इसे क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन। क्या कहा जाता है? इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहली वाली बात, पहली वाली स्लाइड में आपने देख ली, उसमें क्या बात आई थी? एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? द्विगुणित युग्मनज। और इसे क्या कहेंगे? सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन या युग्मक संलयन। क्या कहेंगे? सत्य निषेचन, प्रथम निषेचन या युग्मक संलयन। आगे आओ। दूसरा नर युग्मक जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? द्वितीयक केंद्रक से। इसमें पहले से दो अगुणित केंद्रक होते हैं। इसमें पहले से दो अगुणित केंद्र होते हैं। किसके अंदर? द्वितीयक केंद्रक के अंदर पहले से दो अगुणित केंद्रक होते हैं के साथ जुड़कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। क्या बनता है भाई? और उससे आगे जाके क्या बनेगा? भ्रूणपोष। इसे त्रिक संलयन कहेंगे। किस बात को कहेंगे त्रिक संलयन? दो अगुणित पहले से थे, एक और जुड़ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिक संलयन। अब बोल रहा है कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन। क्या कहा जाता है?
ठीक है, ये बात है, ये द्विनिषेचन का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपके समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। हाँ, अब ये थोड़ा सा साइंटिस्ट वगैरह के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन का होना इनका महत्वपूर्ण गुण है। इनका महत्वपूर्ण गुण क्यों है? आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनकी जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, या जो मिलने वाली जो संतति होती है, वो संकरोज वाली होती है, एकदम बढ़िया तरीके की होती है। अनावर्त बीजियों में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? मिली जुली, मिलकर आती है एक तरीके से, गुणसूत्रों के मिलने से बनी हुई होती है एक तरीके से, ठीक है, बनी हुई भी होती है। और दूसरी बात, जो भ्रूणपोष होता है, क्या, जो एंडोस्पर्म होता है। अच्छा, चलो इससे हटकर एक अलग बात करता हूं मैं आपसे। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में, वो स्टूडेंट से ही बात कर लेता हूँ रिलेटेड। कोई स्टूडेंट है और सारा काम वो प्रॉपर करता है, टीचर्स का कहना मानता है, घर पे भी वो कहना मानता है, और सब उसकी तारीफ करते हैं, पढ़ता भी खूब है, ठीक है। तो एक बात निकल के आती है, सभी क्या कहते हैं, अच्छे संस्कार है इसको, क्या कहते हैं, इसके कल्चर बहुत अच्छे हैं। और संस्कार कहाँ से मिलते हैं हमें? परिवार से, स्पेशली मम्मी पापा से संस्कार मिलते हैं ना। तो यदि मम्मी पापा से अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो बच्चा अच्छी सफलता को हासिल करेगा। और संस्कार यदि बेकार है तो सफलता हासिल करने में उसको दिक्कतें होंगी, भटक जाएगा मार्ग से कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी तो ऐसे ही बात बता दी, बात इससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है। अगर भ्रूण है, इसको पोषण चाहिए, क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो ये पोषण किससे ले रहा है? भ्रूणपोष से। और भ्रूणपोष के अंदर नर और मादा दोनों के गुण है कि नहीं है? कि भाई इसमें एक अंड कोशिका भी है, वो इसके अंदर मतलब वो बीजांड के अंदर द्वितीयक केंद्रक होता है, वो मादा का ही तो पार्ट होता है, ठीक है। और नर युग्मक बाहर से आता है, ठीक है। तो इसमें दोनों के गुण है। अगर ऐसा पोषक तत्व तो इसको मिल रहा है तो इससे बनने वाली जो संतति होगी वो योग्य होगी कि नहीं होगी? योग्य संतति प्राप्त होती है, संकरोज वाली होती है, ये बात मैंने बोली। समझ में आ गई बात? द्विनिषेचन की खोज करने वाला नवास्चीन था और फ्रिटिलेरिया पादप में उसने खोज की थी। किसमें की थी? फ्रिटिलेरिया पादप में खोज की थी, नवास्चीन नामक साइंटिस्ट। और ये फ्रिटिलेरिया है, फ्रिटिलेरिया, नोट करो इसको, फ्रिटिलेरिया। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवास्चीन ने। किससे की थी? फ्रिटिलेरिया पादप से। किससे की थी? फ्रिटिलेरिया पादप से, ठीक ठीक। नीचे वाले पॉइंट में वही बात लिखी है जो मैंने पहले बता दी कि युग्मनज से भ्रूण बनेगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होगा। युग्मक संलयन से बनने वाले युग्मनज से लास्ट में क्या बनता है? भ्रूण। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से आगे जाके क्या बनता है? भ्रूणपोष। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर। तो द्विनिषेचन वैतरिक संलयन है। अच्छा, द्विनिषेचन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।
डबल फर्टिलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? तो इम्पोर्टेंस वही एक इम्पोर्टेंस निकल के आती है, क्या है? द्विनिषेचन का होना आवर्तबीजी पादपों का मुख्य गुण है, और द्विनिषेचन जिसके अंदर हो रहा है उसमें योग्य संतति मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एंडोस्पर्म जो बनता है वो मेल और फीमेल दोनों के गुणों से बनता है, दोनों के गुणों से बनता है। तो भ्रूणकोश में एक नर युग्मक तथा एक अंड कोशिका के मिलने से क्या बनता है? इससे भ्रूण बनता है। द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक मिलने से क्या बनता है? भ्रूणपोष विकसित होते हुए भ्रूण को क्या प्रदान करता है? पोषण। भ्रूणपोष में नर तथा मादा दोनों के गुणसूत्र होते हैं कि नहीं होते? इससे प्राप्त पोषण से योग्य संतति प्राप्त होगी, इससे प्राप्त पोषण से योग्य संतति प्राप्त होगी। ठीक, क्लियर बात समझ में आई? द्विनिषेचन का महत्व हो गया। ठीक है, द्विनिषेचन के महत्व के बाद में जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो एंडोस्पर्म का ही रहेगा, भ्रूणपोष का ही रहेगा। ठीक है।